इस बीच लोग जो बेरोजगारी का आलम, मुख्य मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी हरियाणा के अंदर बहुत काफी है। खिलाड़ी और किसान, खिलाड़ी और किसान यह जिधर झुक जाए उधर ही जीत जाएगी। तो खिलाड़ियों को सड़कों पे घसीटा गया और किसानों को 13 महीना आंदोलन करवाया गया। उसके बाद भी विनेश फोगाट के साथ जो साजिश रची गई पेरिस के अंदर, वह मुद्दा सर चढ़ करके बोल रहा है। कंगना रनावत ने जो किसानों को फिर भला बुरा कहा, वह उनके दर्द को कुरेद दिया जो आज वोटिंग के समय दिख रहा है। कंगना रनावत ने फिर बयान दिया कि 3 कृषि कानून फिर लाना चाहिए सरकार को, वह अच्छी स्कीम है। यह किसानों के दर्द को कुरेहा और सबसे ज्यादा किसान हरियाणा और पंजाब से आते हैं। मतलब हर जगह किसान है, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि हरियाणा और पंजाब में ही किसान है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों के पास खेती का मात्रा बहुत ज्यादा है, बड़े खेतीहर है वो लोग। और हरियाणा और पंजाब में फुल एमएसपी मिलती है, लेकिन उनकी लड़ाई है कि पूरे देश में क्यों नहीं मिलती है। बिहार में क्यों नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलती, जम्मू आपका पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मिलती, मध्य प्रदेश में पूरा क्यों नहीं मिलता, महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिलता, कर्नाटका में क्यों नहीं मिलता, तमिलनाडु में क्यों नहीं मिलता, बाकी अन्य जगहों पर। मतलब वहां पर जो एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, वहां के किसानों को जो नुकसान हो रहा है, उसकी लड़ाई यह लड़ रहा है कि सभी फसलों की, जितने फसलों पर एमएसपी सरकार देती है उसकी गारंटी करते हैं कि उससे कम में कोई लेगा नहीं। और यही काम सरकार ने नहीं किया और मनोहर लाल खट्टर ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि नहीं, 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, नहीं एमएसपी नहीं मिलेगा, जैसे बाप की जागीर है। और इन्हीं मुद्दों पे इनकी सरकार आई थी। यह सारी चीजें आप दर्शकों को बताने का तात्पर्य यह है कि आज वोटिंग हो रहा है, और जब वोटिंग हो रहा है तो लोगों के अंदर का यही मिजाज है कि हमें एमएसपी नहीं दिया, हमें 13 महीने तक सड़क पर बैठा करके आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। युवा बेरोजगार हैं, पहलवानों की कोई कदर नहीं है, खिलाड़ियों की कोई कदर नहीं है, जबकि हरियाणा में ही सबसे ज्यादा खिलाड़ी गोल्ड मेडल हरियाणा से ही लाते हैं हमारे देश के अंदर। और गोल्ड मेडल लाने से वंचित रह गई विनेश फोगाट। यह षड्यंत्र के तहत हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने षड्यंत्र किया। यह मैं नहीं कह रहा, यह विनेश फोगाट कह रही है। और प्रधानमंत्री भी उसका फायदा उठा करके उसका वीडियो बनाना चाहते थे कि हरियाणा चुनाव में उसे यूज करेंगे, लेकिन विनेश फोगाट ने बात नहीं की फोन पर, कहीं नहीं, मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती आपकी तरह। यह सारी चीजें इस वक्त जब 5 साल का के तकदीर का फैसला हरियाणा करने जा रहा है, वोटिंग डाल रहा है, आज एक दिन जो वोट डालेंगे वह 5 साल के लिए अपने भविष्य का फैसला वह करेंगे। 5 साल तक यह नेता फिर तांडव करेंगे। और दूसरी चीज, मनोहर लाल खट्टर ने जो यह कहा कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे आज भी किसान बैठे हैं, 8-9 महीने हो गए हैं उन्हें, अभी भी वह बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में हैं, वो घर नहीं गए, उन्हें दिल्ली आने से रोका गया तो रखे हैं। पहला 13 महीने का आंदोलन और दूसरा 9 महीने का अभी चल रहा है। वह किसान नहीं है, मनोहर लाल खट्टर ने कहा। पौने 10 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा में कहीं कटआउट दिखा नहीं। नायब सिंह सैनी आखिरी क्षण में जो बनाए गए, वह एक विधानसभा के नेता बनकर के रह गए थे, कोई हरियाणा में सब जानते तक नहीं। वह नायब सिंह सैनी अपनी सीट जीतेंगे, इस चीज की गारंटी वह खुद नहीं दे पा रहे हैं। तो जो सीएम अपनी सीट निकाल लेगा, यह गारंटी नहीं है उसकी, इसके अंदर यह विश्वास नहीं है कि वह सीट निकाल सकता है, वह किसी को हराएगा क्या।
ऐसे क्षण में नरेंद्र मोदी जा करके हरियाणा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो विकास रुक जाएगा, लेकिन 10 सालों के कार्यकाल को नहीं बताया। यह हरियाणा की जनता खड़ी है। लेकिन आखिरी क्षण में, जो आखिरी क्षण था 3 तारीख को जब चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थमे, उसके पहले जो स्टेज लगा था, राहुल गांधी, हुड्डा या कुमारी शैलजा, यह सब लोग जो थे, अशोक कमल को उसी समय चुनाव प्रचार थमने के 2 घंटे पहले, यानी कि 5 बजे चुनाव प्रचार थमे और 3 बजे की यह बात है, 2 घंटे के आसपास की बात है, 2 घंटे, सवा 2 घंटे की आसपास की बात है। उस वक्त योगेंद्र यादव एक समाजसेवी है, किसान आंदोलन में भी उनका बहुत अहम रोल रहा, और वह जब ब्रेक एंड व्हाइट टीवी आती थी ना, किसी किसी के घर टीवी हुआ करता था, उस वक्त दूरदर्शन में के लिए काम करते थे एनालाइज, वह किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसे बताते थे वह सर्वेयर, और उनका सटीक विश्लेषण 2024 लोकसभा चुनाव को भी था कि उन्होंने कहा था कि 240-250 के ऊपर, 250 नहीं पहुंचेगी भाजपा, लेकिन 220 से लेकर 240 के आसपास सिमटेगी, उन्होंने कहा था। सिर्फ उन्होंने ही कहा था, उनको वोट टोल भी किया गया था। लेकिन इस वक्त हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि गॉड इज ग्रेट, कि कांग्रेस 70 से 75 आएगी। यह चीजें रात 6:30 बजे जब हम लोग जुड़ेंगे एग्जैक्ट पोल लेकर के अपना, तब उस वक्त बताएंगे कि कितनी सीटें किसको आएंगी। अभी कहना हुआ सही नहीं होगा, आप लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ बाउंडेशन है कि आज के दिन वह चीजें हम लोग नहीं बता सकते कुछ अभी। जब 6 बजे चुनाव वोटिंग समाप्त होगा और 6:30 बजे के बाद, यानी कि 30 मिनट से 45 मिनट के बाद ही नंबर हम लोग बता सकते हैं, ऐसा गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का। तो उसको उल्लंघन करेंगे तो हम लोग को डाल देंगे जेल में, टीवी वाले को नहीं डालेंगे जो उनके लिए काम करते हैं। तो थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इतना हो गया तो शाम तक और रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बताएंगे, सटीक बताएंगे। नायब सिंह सैनी एक क्षेत्र के बन कर रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग रहे थे, जब आखिरी क्षण में भी नहीं गए। आखिरी दिन जो सभी स्टार प्रचारकों को हरियाणा में उतरना था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं आए। अब आसाम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, इन लोगों को उतारा और सबने जहर उगला, लेकिन योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा, इन लोगों का उल्टा कहीं न कहीं पड़ा। अभी तक के अनुमान जो है, अभी जो वोटिंग चल रही है हरियाणा के अंदर, इसके हिसाब से यह लग रहा है। अब जब वह उसका परसेंटेज आएगा कि क्या परसेंटेज रहा, तब आप दर्शकों को पता चलेगा कि हरियाणा का मिजाज क्या है। लेकिन हरियाणा का मिजाज जो है वह परिवर्तन का है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अशोक कंवल और कुमारी शैलजा को मिला करके, दोनों दलित हैं, और कुमारी शैलजा के पिता 3 बार के सांसद थे कांग्रेस के, कांग्रेस में ही रहे और कांग्रेस में से ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और कुमारी शैलजा है अब उनकी बेटी, आज एक दलित चेहरे के रूप में, मजबूत और महिला नेता के रूप में जानी जाती हैं और हरियाणा के अंदर। और अशोक कंवल आने के बाद में और बढ़ा है ग्राफ, और यह संकेत दिया गया क्योंकि उन्होंने, अशोक कंवल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के अंदर दलितों का कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए दलितों को दिखाती है, और भाजपा के पास कोई दलित चेहरा नहीं रहा। यानी कि वह दलित जो हैं वह एक तरफा कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर यह सही है तो परिणाम बहुत अभूतपूर्व होने वाले हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बहुत अभूतपूर्व होगा, और इस हरियाणा चुनाव पर पूरे देश की नजर है और पूरा देश इसे देखना चाह रहा है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यह पूरे देश को एक हवा देगा हरियाणा का रिजल्ट।
जम्मू कश्मीर का वोटिंग हो चुका है, उसका भी काउंटिंग 8 तारीख को ही होगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ वह सरकार ने नहीं कराया है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। 10 साल के बाद वहां चुनाव हुआ है। 10 सालों तक वह वोट से वंचित थे वहां के लोग। क्या गुनाह किया था वहां के लोगों ने? ऐसा क्यों किया? 3 टुकड़े में जम्मू कश्मीर को बांट दिया, केंद्र शासित राज्य बना दिया। जो पूर्ण राज्य था उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया, उसे आगे बढ़ाना था, लेकिन उसे टुकड़ों में कर दिया अपने फायदे के लिए। और जहां भाजपा का वजूद है जम्मू के अंदर, वहां पे सीटें बढ़ा दी और दूसरे जगह की सीटें कम कर दी। जहां पे गुजराती हैं, भाजपाई हैं, भाजपा अपना वजूद समझती है, वहां पे सीटें बढ़ा दी, छोटे छोटा कंस्टिट्यूंसी कर दिया, 40,000 50,000 सीटों का कंस्टिट्यूंसी कर दिया। और जहां पे ज्यादा है वहां पे सीटें घटा दी। तो यह चालबाजी की। और अगर सपोज दिन मानिए कि 90 सीटें हैं, 45 सीटें इंडिया गठबंधन को चली गई और 45 के करीब इधर आ जाता है, या 40 आ जाए इसे, तो 5 वोट वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां डलवाते हैं। कश्मीरी पंडित हो गए या वह कुछ रिफ्यूजी हो गए, ऐसे लोगों में से क्या नाम है कि 5 को चुना जाता है। उसमें कुछ महिलाओं का आरक्षित होता है, कुछ एक कश्मीरी पंडित होता है। वह जिसको चुनेंगे वह भाजपा को ही वोट देगा, तो उसकी सरकार बन जाएगी। मतलब षड्यंत्र जाल सारे बिछाए हुए हैं यहां पर। लेकिन इस वक्त वहां का हो चुका है, जो भी परिणाम, किसी की सत्ता आएगी कि किसकी नहीं आएगी, या शाम 7 बजे 6:30 बजे हम लोग चर्चा करेंगे उस पर।